ये जानते हुए भी कि नीतीश और नायडू के सपोर्ट के साथ भाजपा वक्फ बिल पास करा लेगी, उसके बाद भी इंडिया गठबंधन के सभी सांसद रात 2 बजे तक संसद में डटे रहे। इंडिया ब्लॉक के सभी सांसद 2 बजे तक संसद में अड़े हुए थे। 232 के 232 वोट वक्फ बिल के विरोध में पड़े और वहीं सेक्युलर नीतीश कुमार अब वक्फ बिल के सपोर्ट में मोदी जी के साथ खड़े हो गए। देखिए, वक्फ बिल पर नरेंद्र मोदी जी का साथ देना नीतीश बाबू के लिए खतरे की घंटी साबित हो गया है। उनकी पार्टी टूटने के कगार पर आ गई है। हालांकि अगर वो मोदी का साथ ना भी देते तो भी उनकी पार्टी टूट जाती, क्योंकि उनके सांसद भाजपा की गोद में जा बैठते। लेकिन अभी भी हालत ये है कि नीतीश कुमार की पार्टी के अपने मुस्लिम नेता वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं और जेडीयू में बगावत जैसे माहौल बनने लगे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज के ताजा हालात ये हैं कि जेडीयू के महासचिव गुलाम रसूल बलियावी ने यह कह दिया है कि कम्युनल और सेकुलर में अब कोई फर्क नहीं रह गया है, सब नंगे हो गए हैं और वो जल्द एक बड़ा फैसला लेंगे। तो ये सब कुछ क्या कह रहा है और क्या नीतीश कुमार का मोदी के साथ रहने में अब बड़ा नुकसान, क्योंकि बिहार के चुनाव भी इसी साल आने वाले हैं, क्या उसमें देखने को मिलेगा? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं, उनसे ही बारीकी से समझेंगे। रविकांत सर, आपका स्वागत है। रविकांत सर, इसी साल बिहार में चुनाव है, नीतीश कुमार का क्या होगा? देखिए, अब तो नीतीश कुमार की विदाई तय है। नीतीश कुमार जिस 17% मुस्लिम वोट पर कभी इतराया करते थे और सेकुलर का झंडा लेकर के ढोया करते थे, वो नीतीश कुमार कल जो अधिनियम आया पार्लियामेंट में उसमें पूरे तरीके से एक्सपोज हो गए और उनकी पार्टी भीतर से खोखली हो चुकी है और नीतीश कुमार अब केवल एक तरह से आप कहें तो ऐसे कागज के पुतले के रूप में तब्दील हो गए हैं कि जिनका पार्टी में अब कोई वजूद नहीं है। भले ही वो पार्टी के चीफ हो, पार्टी के सर्वे सर्वा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि पार्टी अंदर से दो फाड़ हो चुकी है। एक खेमा लल्लन सिंह हो, संजय झा हो, वो मोदी जी के गोद में जाकर के खेल रहे हैं और दूसरी तरफ जो उनके सेकुलर नेता हैं वो नीतीश कुमार से इस समय बेहद खफा है और पूरे तरीके से जेडीयू टूटने की कगार पर खड़ी हुई है। सबसे ज्यादा नुकसान इस बार नीतीश कुमार को होने जा रहा है। जो नीतीश कुमार की इच्छा थी कि इस बार फिर से उन्हें बिहार की गद्दी मिले, फिर से वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब तो बहुत स्पष्ट हो चुका है कि नीतीश कुमार की राजनीति अब बिहार में ही खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है, क्योंकि न सिर्फ मुस्लिम वोट बल्कि जिस संविधान की शपथ लेकर के वो मुख्यमंत्री बने, जिस संविधान को लेकर के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 240 पर अटक गई, उसी संविधान पर हमले के आरोप लग रहे हैं और उस समय नीतीश कुमार मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं, खुल करके खड़े हुए हैं। इस वजह से नीतीश कुमार की बिहार में पूरी तरीके से राजनीति एक्सपोज ही नहीं हो गई है, बल्कि मुझे तो लगता है कि अब वो पूरे तरीके से खत्म होने के कगार पर है। जी, अच्छा रविकांत सर, संसद में एक और चीज देखने को मिली, रात 2 बजे तक संसद चली है और इंडिया ब्लॉक के सभी सांसद ये जानते हुए कि उनके पास संख्या कम है, वो एनडीए से हार जाएंगे, ये जानते हुए कि नीतीश और नायडू का सपोर्ट होगा तो उनको हारना ही है, रात 2 बजे तक इस बिल के विरोध में संसद में डटे रहे। ये तो आपने देखा, तो इसका संदेश क्या जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए प्रज्ञा जी, ये बहुत जरूरी था कि इंडिया अलायंस का पूरा खेमा एकजुटता प्रदर्शित करे, नंबर एक। नंबर दो, आप सोनिया गांधी का बयान देख ले, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान देख ले, संजय सिंह का बयान देख ले, जितने अखिलेश यादव का बयान देख ले, पूरे तरीके से खुल करके वो वक्फ बोर्ड अधिनियम के खिलाफ खड़े हैं और संविधान के साथ खड़े हैं, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक वो अल्पसंख्यकों के संस्कृति, उनके और जो धार्मिक मूल्य मान्यताएं हैं उनको पूरे तरीके से अधिकार देते हैं। अब ये जो बिल है वो सीधे तौर पर संविधान की धज्जियां उड़ाता है। तो इंडिया अलायंस का एकजुट होकर के खड़े रहना वो दरअसल संविधान के साथ खड़े रहने का पूरे तरीके से संदेश है और ये संदेश केवल मोदी सरकार को नहीं है, ये संदेश उन घटक दलों को भी है जो सेकुलरिज्म की कसमें खाते थे, जिन्होंने मुसलमानों को ठगा, उनके पीठ में खंजर घोंपा और इस देश की जनता
वो अवाम जो 240 पर नरेंद्र मोदी को रोक देती है, जो संविधान के हमने खुल करके सपोर्ट दिया और अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की और ये बताया कि भले ही हमारे पास संख्या बल नहीं है, लेकिन हमारे पास आत्मबल है और उस आत्मबल के जरिए हम आखिरी दम तक संघर्ष करते रहेंगे। जीत हार तो संसदीय परंपरा में होती है जी। आज उनके पास संख्या बल है, आज वो जीत गए, लेकिन आत्मबल हमारा है और हम देश के साथ, देश के लोगों के साथ और संविधान के साथ खड़े हैं, अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं, मुसलमानों के साथ खड़े हैं। जहां बीजेपी ने राजनीति को पूरे तरीके से एंटी मुस्लिम करार दे दिया है कि जहां मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करना एक तरह से ये माना जाता है कि राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी, लेकिन इंडिया अलायंस ने ये बता दिया है खुल करके कि हम आज मुसलमानों के साथ खड़े हैं, अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं, क्योंकि भारत का संविधान ये करने की हमें पूरी प्रतिबद्धता और पूरा अधिकार देता है। अच्छा रविकांत सर, ये बात जो कही जा रही है कि जो बस ललन सिंह ने भी ये बात कही कि एक तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि वक्फ बिल को लेकर के एक डर का माहौल, भय का माहौल बनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि विपक्ष ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि ये मुसलमानों के हित में नहीं है, उनके हक में नहीं है। ओवैसी ने तो कॉपी तक फाड़ दी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो सर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रहा है इस बिल को। देखिए प्रज्ञा जी, ये कौन तय करेगा कि ये जो बिल है वो मुसलमानों के खिलाफ है या मुसलमानों के पक्ष में है? ये ललन सिंह तय करेंगे कि अमित शाह तय करेंगे या मुस्लिम समाज तय करेगा? जो पार्टी है, जो एक तरह से विक्टिम है, जो भुक्तभोगी है, उसको तय करने दीजिए ना। वो अगर कह रहा है कि वक्फ बोर्ड को लेकर के जो अमेंडमेंट बिल आया है, ये उम्मीद नाम दिया है सर, नए बिल को उम्मीद नाम दिया है, उम्मीद। हाँ, वो उन्होंने मध्य प्रदेश में बेरोजगारों को भी आकांक्षी नाम दिया। आकांक्षा जी, आकांक्षी। तो वो नाम ही देना उनको आता है। उम्मीद के जरिए क्या मुसलमानों के मन में जो भय बैठा हुआ है वो क्या भय खत्म हो जाएगा? ये एक तरह की जो चालबाजी है ना, ये लोगों को गुमराह करना है। वो अच्छे दिन आएंगे, वो आ गए अच्छे दिन। कल रात को जो हुआ प्रज्ञा जी, वो अमेरिका में क्या हो रहा था वह और शेयर मार्केट में क्या हुआ, ये मीडिया मैनेजमेंट भी है। कल ही बिल क्यों आया? क्योंकि वो ट्रंप जो लगातार तमाचे मार रहा है, जो वहां बिठा करके मोदी को कह रहा है कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे, और वो आज बढ़ा देता है, बढ़ा दिया। जो भारतीयों को भेजता है तो हथकड़ी लगा करके, बेड़ियां लगा करके भेजता है, जबकि नेपाल के लोगों को ससम्मान भेजता है। और वो कल लागू भी कर देता है। शेयर मार्केट लहूलुहान हो गया है, मिडिल क्लास का पैसा डूब गया है, और उसको झुंझुरा काहे का पकड़ाया जा रहा है कि देखिए हम मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रहे हैं और मुसलमानों को उम्मीद पकड़ा रहे हैं। तो ये दरअसल ये छद्म है, ये हिंदू मुसलमान दोनों के साथ छद्म है, ये सब मुसलमानों के साथ नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो शेयर मार्केट डूब रहा है, तो वो उसमें हिंदुओं का पैसा जा रहा है, हिंदुओं की लाद दिया गया भारत के ऊपर। संसद में इस पर बहस नहीं हुई। ये देश के लिए इतना महत्वपूर्ण मुद्दा, आपने शेयर मार्केट का भी जिक्र किया, लेकिन 2 बजे तक संसद चली है किस पर? वक्फ बिल पर। यही बीजेपी चाहती थी कि इसी पर बहस होती रहे, ताकि वो जो हो रहा है, अमेरिका जो कर रहा है। राहुल गांधी ने आज कहा ना कि गलवान घाटी में जो 4000 किलोमीटर जमीन हड़प ली गई चीन के द्वारा, अखिलेश यादव ने कहा कि ये सिर्फ यहाँ की जमीन का मामला नहीं है, मामला तो चीन के द्वारा हड़पी गई जमीन का भी है। उसकी जवाबदेही किसकी होगी? हमारे सैनिक हताहत हो जाते हैं और वहां दोस्ती का केक काटा जा रहा है अमेरिका में बैठ करके। ये भारत सरकार का जो विदेश सचिव है वो कर रहा है। तो आप केवल यहाँ पर लोगों को डरा करके और इंडिया अलायंस को केवल इसके लिए कि नहीं साहब आप इसी पर बहस करेंगे, आप मजबूर होंगे क्योंकि आप पैसा उगलती जमीन सरहद पे नहीं है ना। पैसा उगलती जमीन तो वक्फ के पास दिखाई दे रही है। अगर दूर के चश्मे से देखें तो क्या है वक्फ, नया बिल क्या है, इसमें तो यही दिख रहा है, पैसा उगलती हुई जमीन जो भाजपा किसके पास जाएगी। सवाल ये भी है कि ये जमीनें किसके पास जाएंगी? अंबानी और अडानी के पास। जो किसानों की जमीन थी वो तो दे नहीं पाए,
अब वादा तो किया होगा ना अपने दोस्त से मोदी जी ने, तो ये जमीनें देंगे, ये जमीनें बेची जाएंगी। सरकार के पास कौड़ी नहीं है। राम मंदिर जन्मभूमि की एक जिम्मेदारी थी, उसमें इतने घोटालों के आरोप लग गए सरकार के ऊपर, इतनी जमीनों की तमाम खबरें हमने देखी, इतना घोटाला कर दिया, इतना घोटाला कर दिया। 18 करोड़ की जमीन, 8 करोड़ की जमीन राम जी को 18 करोड़ में चिपका दी गई। एक जिम्मेदारी तो निभा नहीं पाए, अब वक्फ की इतनी सारी जमीनों की जिम्मेदारी निभा पाएंगे? क्या कहेंगे रविकांत सर? देखिए, इनको केवल बिजनेस आता, वैसे भी गुजराती लॉबी बिजनेस अच्छा करना चाहती है। मोदी जी के लिए सत्ता भी बिजनेस है, ये देश भी बिजनेस है। कितने लोगों को उन्होंने बाहर विदा कर दिया जो काला धन का वादा करके आए थे, वो उन्होंने जो काला धन वाले थे उनको बाहर जाने दिया। मेहुल भाई चौकसी से लेकर के और कई नाम है। और इधर क्या है कि आपने अडानी को सारा कुछ पकड़ा दिया, पोर्ट दे दिए, एयरपोर्ट दे दिए, रेलवे दे दिया, रोड दे दिए, हाईवे दे दिए, कोयले की खदानें दे दी। और जहां जहां आप विदेश यात्रा पर गए वहां वहां अडानी साहब को मिल गया। और अडानी साहब आपको फंड कर रहे हैं केवल चुनाव में। तो सत्ता का बिजनेस केवल चल रहा है, अडानी साहब को हम दें, अडानी साहब हमको दें, और ये जो जनता है वो जाए चूल्हे भाड़ में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने संजय सिंह ने आज कहा ना, संजय सिंह ने पार्लियामेंट में कहा कि इन्होंने श्री राम जन्मभूमि न्यास ने वहां पर जमीनें हड़प ली, वहां पर सौदेबाजी कर ली, इन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। जैसे राम के नाम पर ये सत्ता में आए, उस राम को नहीं छोड़ा, उस अयोध्या को नहीं छोड़ा। अयोध्या ने एक तमाशा लगाया था ना लोकसभा चुनाव में। तो ये बनारस में आप देख लीजिए, बनारस में काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है, वहां पर साइकिल स्टैंड के ठेके से लेकर के मिठाइयों के ठेके तक सब गुजरातियों के पास है। अयोध्या में किसकी दुकानें, किसके होटल है, किसकी मिठाइयों की दुकान है, किसकी साइकिल स्टैंड का ठेका है, उठा करके आप देख लीजिए। सारा कुछ गुजरातियों का, सारा कुछ उन व्यवसायियों के हाथों में सौंप दिया है। और जो बेचारे अयोध्या के लोग हैं, उनकी जमीनें तक, उनको मुआवजा तक ठीक से नहीं मिला है जी। अब वक्फ बोर्ड की जमीनें आप उनको उठा करके बेचेंगे, क्योंकि आपके तिजोरी में तो कुछ है ही नहीं, आप सब सफाचट कर चुके हैं। यहाँ जीएसटी इतना लगा करके लोगों से सर, यही एक सवाल है आज का सबसे बड़ा सवाल रविकांत सर, यही है कि भाजपा इस नए वक्फ बोर्ड बिल जो है, वक्फ संशोधन बिल जिसको उम्मीद नाम दिया है, इसको क्या फायदा है भाजपा का? वोट बैंक का फायदे की नजर से देख रही है कि पैसे के फायदे से नजर से देख रही है? पॉलिटिकल फायदा मिलेगा या आर्थिक फायदा? देखिए प्रज्ञा जी, दो तीन फायदे। एक तो तात्कालिक फायदा वही है कि अमेरिका ने ट्रंप ने जो अभी टैक्स लगाया है, जो टैरिफ बढ़ाया है, वो पता नहीं चलेगा लोगों को। मोदी जी जादूगर है ना, वो कबूतर से रूमाल बनाते हैं, वही खेल करते हैं। टैरिफ का मुद्दा गायब, वक्फ बोर्ड अधिनियम बिल पास हो रहा है और उसमें मैसेज दिया जा रहा है भक्त मंडली को कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही। नंबर 1। नंबर 2, आपकी तिजोरी में कुछ है नहीं। मोदी जी जब से आए हैं केवल बेच करके उन्होंने सरकार चलाई है, लेकिन उनकी विदेश यात्राओं पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कितना खर्च है मोदी जी दिन में 4 ड्रेस बदलते हैं। आप उनकी सिक्योरिटी से लेकर के उनकी गाड़ियों और हवाई जहाज तक का देख लीजिए। 16,000 करोड़ का हवाई जहाज, 8 करोड़ की गाड़ियां, और कितना कितना क्या प्रधानमंत्री कार्यालय का खर्चा। नया आपने पार्लियामेंट उठा करके बना दिया, कोई जरूरत नहीं थी। उस काल में जब लोग त्राहिमाम कर रहे थे, लोगों के पास पैसा नहीं था, लोगों के पास खाने को नहीं था, उस समय आपने ये किया। तो आप केवल सत्ता सुख भोग रहे हैं। अब आपकी उन जमीनों पर निगाह है जो वक्फ बोर्ड के भीतर है, जो उनकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। उन जमीनों को लेकर के ये सरकार उनको बेचेगी और अपनी तिजोरी भरेगी, और उसके जरिए जो उनके व्यवसायी मित्र हैं, जो उनको फंड करते हैं, उनको फायदा पहुंचाएंगे। ये 4 कारण हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और मुसलमानों को कमजोर करके आर्थिक रूप से उनको गुलामी की तरफ धकेलना, वो जो सावरकर का हिंदुत्व था कि मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाए और उन्हें ये एहसास करा दिया जाए कि वो इस देश के नागरिक नहीं है। आज जरा मुसलमानों के जरा दर्द उनका पूछिए। मैं तो हिंदी का विद्यार्थी हूं, मैं जानता हूं, मैंने वो उपन्यास पढ़े हैं विभाजन के समय के, और विभाजन के बाद जो दंगे हुए, उसमें आज मुसलमान ये महसूस करते हैं कि काश हमने जिन्ना की बात को सुन लिया होता, तो आज ये दशा नहीं होती। अगर कोई भी समाज ये कहा जा रहा है, भावना रखता है, ये कह रही है
कि वक्फ बिल से उनको ही दिक्कत है जो नाजायज जमीन पर कब्जा करे हुए थे। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, कौन सी नाजायज जमीन, कौन सी जायज? अरे ये फैसला तो कोर्ट करेगा ना। हाँ बिल्कुल, ये हाँ फैसला बिल्कुल। करने वाले अमित शाह कौन होते हैं? हम्म। अमित शाह ने गुजरात में, उनके पास कितनी जमीनें हैं? अब अगर कोई कह दे ऐरा गैरा कि अमित शाह ने जमीन पर कब्जा कर रखा, जैसे अनुराग ने कह दिया, अनुराग ठाकुर ने, कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो ऐसे अच्छा। कोई भी आरोप लगा दे, इसका क्या मतलब है? अरे जी। भाई कुछ है तो दीवानी न्यायालय है ना हमारे पास, वहां मुकदमा आप ये करिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर के आइए, निपटारा कराइए, हम्म। और तब हम्म। बताइए कि नहीं साहब ये जमीन पर इस पर कब्जा था। ऐसे किसी को और ये लेवल चस्पा करना, ये तो बीजेपी का बाएं हाथ का खेल है। इन्होंने यही किया, इनकी राजनीति में यही है कि फला को अर्बन नक्सल कह दो, इनको कह दो कि ये बाहर जाते हैं तो देश को बदनाम करते हैं, ये विपक्ष के लोग हैं, नहीं ये विपक्ष के नहीं, ये देशद्रोही है। ये लेवल चस्पा करना, मुसलमान है तो वो देशभक्त नहीं हो सकता है, हम्म। बौद्धिक है तो साहब ये देश के खिलाफ लिख बोल रहा है। हम्म। ये सब लेवल चस्पा करना इनका एक ही काम है, ताकि जो भक्त मंडली है उनको नस्तर चुभ होना है ना थोड़ा बहुत। अब वो उतना नशा काम नहीं कर रहा है तो और नशा देना है, नहीं तो कल को वो रोजगार पूछेंगे, वो ये सवाल करेंगे कि साहब हमारे पास खाने के लिए नहीं है, उस 5 किलो राशन से कहां तक काम चलेगा, हम्म। नौकरियां नहीं मिल रही हैं, हमारी तरक्की नहीं हुई है, तो वो सवाल पूछेंगे। इसलिए उनको ये झुंझुना बराबर देते रहना है कि देखिए हम मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हम्म। अच्छा, नायडू नीतीश की राजनीति पर इस वक्फ बिल के बाद क्या फर्क देखने को मिलेगा? देखिए नीतीश कुमार की राजनीति तो बस अगले चुनाव में वो हम्म। डूबने की कगार पर है, और नीतीश कुमार को ज्यादा वक्त भी नहीं है। चंद्रबाबू नायडू के पास तो अभी 4 साल है, वो 4 साल में तो नैरेटिव भी बदल सकते हैं, या वहां उतनी बड़ी आबादी भी नहीं है, 9.5% मुस्लिम है, जबकि बिहार में 17% मुस्लिम है। और नीतीश कुमार अपनी जाति के बाहर पॉलिटिक्स करते हैं। जो उनकी अपनी जाति है कुर्मी, वो तो महज 2.5% है, 2.5% पे तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। लेकिन अति पिछड़ा समाज, मुस्लिम समाज, पसमानदा समाज, आज जो बगावत हुई है वो पसमानदा समाज से आते हैं। कयूम अंसारी साहब, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो बिल है मुसलमानों के खिलाफ है, पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ। तो पसमानदाओं को क्या जवाब देंगे वो? और बिहार में बड़े पैमाने पर पसमानदा मुसलमान है, बिहार उत्तर प्रदेश में। तो नीतीश कुमार की राजनीति तो आज एक्सपोज हो गई है, और सिर्फ मुसलमानों के भीतर नहीं, ये जो सामाजिक न्याय की राजनीति है, सामाजिक न्याय की राजनीति के साथ धर्मनिरपेक्षता उसके साथ जुड़ी हुई है, वो अलग नहीं है। तो जो ओबीसी और दलित की पॉलिटिक्स है वो उसमें मुसलमान पॉलिटिक्स भी है। तो ये समाज भी अब नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करेंगे। तो अगले चुनाव में 2-3 महीने में जो होने जा रहा है उसमें आप नतीजा देख लीजिएगा। नायडू के पास अभी चूंकि मौका है, तो उनको लग रहा है कि 4 साल में अभी अपने आप को बचाव करना है, क्योंकि उनकी फाइलें भी ढेर सारी हैं, वो भी खुल सकती हैं, एक बार वो जेल जा चुके हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने जो किया है उसका सीधा फायदा जगनमोहन रेड्डी को होगा। आने वाले वक्त में चंद्रबाबू नायडू को भी मुश्किलें होंगी ये जवाब देना। अभी उन्होंने कहा था ना विजयवाड़ा में कि हम आपकी रक्षा करेंगे, हम मुसलमानों की सुरक्षा करेंगे। वहां उस पार्टी में, इफ्तार पार्टी में, आज जी की बिल्कुल। तारीख में क्या चंद्रबाबू नायडू ये कहने की स्थिति में है? क्या मुसलमानों की आंखों में आंखें डाल सकते हैं? वो पूछ सकते हैं कि नहीं साहब हमने जो किया वो सही किया? आज अगर चंद्रबाबू नायडू में थोड़ी बहुत शर्म होगी तो सच्चाई ये है कि वो आंखें नहीं मिला सकते मुसलमानों के साथ। वादा किया था उन्होंने, और ये वादा तो खिलाफी नहीं। तमाम राजनीतिक विश्लेषक यही बात कहते हैं कि इन पार्टियों का भाजपा के साथ रहना या फिर मोदी के साथ रहना नुकसानदायक ही है इन पार्टियों के लिए। तो फिर आखिर ये पार्टियां मोदी के साथ क्यों है, भाजपा के साथ क्यों है, क्या कारण है? कुछ तो फायदा है। हाँ डेफिनेटली फायदा है। अभी चंद्रबाबू नायडू का तो अमरावती प्रोजेक्ट है, हजारों करोड़ का उन्हें वहां पैसा खर्च करना है, तो ऑब्वियस है। और चंद्रबाबू नायडू कहां से निकल करके कहां पहुंचे? ये जो पॉलिटिकल जो तमाम पर्सनालिटीज हैं, उन वो जो करते हैं, मुख्यमंत्री तक पहुंचे, और आज तो आपका व्यवसाय इतना व्यक्तिगत बड़ा। स्वार्थ के लिए अपनी पार्टी थोड़ी ना दांव पे लगा देंगे रफीकान सर, पार्टी को भी दांव पे लगा देंगे क्या? डेफिनेटली उनको नहीं समझ में आ रहा है।
उनको लगता है कि मोदी जी जो कुछ करेंगे ठीक करेंगे और कुछ वक्त हमारे पास है, हम संभल जाएंगे। लेकिन ये वो वक्त नहीं है। आज इस देश के उन 18 करोड़ मुसलमानों का सवाल है। अगर उनके साथ आप धोखाधड़ी कर रहे हैं तो ये आप तो डूबेंगे ही, आपकी पार्टी भी डूबेगी। क्योंकि जैसे ही आपका नैरेटिव गड़बड़ होता है तो समूचा जो सवाल खड़ा होता है, उसके बाद आप क्या जवाब दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो फायदा दिख रहा है मोदी के साथ रहने में दिख रहा है, और उनको लगता है कि लोग भूल जाते हैं, लोगों की स्मृति बड़ी कमजोर होती है। लेकिन ये एक बड़ा आघात है, विश्वासघात है, और मुझे लगता है कि ये मुस्लिम समाज भूलने वाला नहीं। तो अभी क्या लगता है कि बिना मुस्लिम वोट के, क्योंकि जिस तरह से ओवैसी ने बात कही कि तमाम मुस्लिम समाज के लोग आप लोगों को याद रखेंगे, चाहे वो लोजपा हो, चाहे वो हम हो, चाहे नीतीश की पार्टी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, इन सब के लिए ये बात साफ तौर पर, चाहे जयंत चौधरी क्यों ना हो, इन सब के लिए ओवैसी ने कहा कि अब आपको याद रखेंगे तमाम मुस्लिम नेता कि आपने उनके साथ क्या किया है। तो अब रविकांत सर, आपको क्या लगता है बिना मुस्लिम वोट के टीडीपी का और इनकी नीतीश की पार्टी का क्या हश्र होगा? देखिए, आज और कल दोनों दिन विपक्ष ने जो हमला बीजेपी पर किया है, मुझे लगता है कि ये हमला इन पार्टियों पर होना चाहिए था। इनको एक्सपोज करना ज्यादा जरूरी था। हालांकि विपक्ष ने केवल बीजेपी को टारगेट किया, लेकिन जरूरत थी कि नीतीश कुमार को भी एक्सपोज किया जाए, चंद्रबाबू नायडू पर हमला किया, खुल करके हमला किया जाए। क्योंकि अगर आप अंकड़े देखें, आज जो सामने चीजें दिख रही थी, 238 बनाम 288 था संभवतः। तो अगर यही राजनीतिक दल केवल इस तरफ आ गए होते तो आज क्या स्थिति होती, ये बिल गिर गया होता। तो दोषी कौन है, किनके कंधों पर मोदी की सरकार चल रही है? सारा दारोमदार इन दो लोगों पर है, और उनके जो छोटे छोटे राजनीतिक दल है उनकी भी। तो आज की तारीख में बीजेपी तो बच करके निकल जाएगी, क्योंकि बीजेपी तो माइनस मुसलमान पॉलिटिक्स करती है। लेकिन ये जो राजनीतिक दल हैं वो तो मुसलमानों के घरों के आगे जाकर के वोट भी मांगते हैं। उनकी तो हिम्मत नहीं है ये कह सके कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले वक्त में, और मुस्लिम समाज इसको तो नहीं भूलेगा कभी भी। ये जो ऐसे वक्त में इन्होंने धोखा दिया है, और कह करके धोखा दिया है। सबसे बड़ी बात, 2 दिन पहले आप कह रहे थे कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, और आज चिराग पासवान हो, आपके जयंत चौधरी हो, ये सब कह रहे थे कि नहीं हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, हम वक्फ बोर्ड इसका अमेंडमेंट बिल का विरोध करेंगे। लेकिन क्या मोदी जी ने सुंघा दिया? क्या आपको दिया? क्या प्रलोभन दिया? लोग तो पूछेंगे ना। तो आपने उन संवैधानिक मूल्यों को, ये सिर्फ एक समुदाय का सवाल नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों का मामला, ये सवाल तो सबसे बड़ा संविधान का है। ये पूरा बिल संविधान के खिलाफ है, और आप उस समय बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। तो जितनी संविधान को खत्म करने की कोशिश, साजिश बीजेपी कर रही है, उसमें उतने ही आप उत्तरदायी हैं, उतना ही आपकी जवाबदेही भी है जितनी बीजेपी की है। और ज्यादा इनकी होती है, क्योंकि ये अपने आप को सेकुलरिज्म के मुखौटे के भीतर लेकर के आते हैं। अब वो सब एक्सपोज हो गया है, वो मुखौटा खत्म हो गया है इनका। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए, छोटी सी छोटी खबरों के लिए, हर एक जरूरी बात के लिए अपने चैनल उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से सच्ची खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। नमस्कार।